नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए एक सब्जेक्ट करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए, आधे से अधिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और आज जो है हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से जो है टॉप एमसीक्यूज करेंगे। तो मैं आपको पूरे सिलेबस से मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं। आज की इस वीडियो में जो है हम टोटल 100 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जो है वो मैं क्या कर दूंगा, स्टार कर दूंगा। तो आप उस एमसीक्यू पे और ज्यादा जो है वो यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप सभी को आरआरबी का सिलेबस पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरआरबी फार्मासिस्ट में, जिसमें कि 70 क्वेश्चन जो हैं आपके फार्मेसी से होंगे, या फिर कहें कि जो हमारा बी फार्मा का सिलेबस है उससे होंगे। बाकी 10-10 जो आपके क्वेश्चन है जनरल साइंस के होंगे, 10वीं लेवल के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रीजनिंग मैथ वगैरह से होंगे, ठीक है। तो उनकी भी जो है तैयारी कराई जा रही है, बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो गई है, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली जो है हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो हमारा सिलेबस है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जो है आपने इसमें से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा होगा, जैसे कि आपका साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, इवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। इन सभी टॉपिक्स को आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में जो है हम टोटल 6 चैप्टर करेंगे। 6 चैप्टर से जो है टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाया है। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत जल्द जो है आरआरबी की टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर होगा फ्लो ऑफ फ्लूइड से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर होगा पहला, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो देखिए, पर फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब होता है बहना। तो कौन कौन सी चीजें बहती हैं आप सभी को पता है। देखिए, जो भी हमारा मैटर है इसके जो है यहाँ पर 3 फेज होते हैं। पहला आपका सॉलिड होता है, ठीक है, दूसरा आपका लिक्विड होता है, और तीसरा जो है आपका गैस होता है, ठीक है। तो सॉलिड जो है वो तो आपका फ्लो करता नहीं है, सॉलिड जो है आपका फ्लो नहीं करता है, बल्कि लिक्विड और जो आपका गैस है ये फ्लो करता है। क्या करता है, फ्लो करता है। तो देखिए, लिक्विड और गैस को जो हम क्या बोलते हैं, जो है हम फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड और गैस को जो है हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे लिक्विड है या फिर गैस है जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, उनके ऊपर जो है ये पूरा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और इस चैप्टर से पहला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। बहुत इजी सा जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि द टर्म फ्लूइड यूज्ड फॉर, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर फ्लूइड टर्म है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो आपके फ्लूइड टर्म है ये किसके लिए प्रयोग होता है, लिक्विड और गैस के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मतलब फ्लूइड में जो है हमारा लिक्विड भी आता है और हमारा गैस भी आता है। इन दोनों में क्या होता है, फ्लो होता है, मतलब ये बहते हैं। लेकिन सॉलिड जो है वो बहता नहीं है, ठीक है। तो फ्लूइड में हमारा लिक्विड भी है और क्या है, गैस भी है, ठीक है। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो देखिए, मैनोमीटर क्या है, ठीक है। मैनोमीटर, देखिए जो आपके पर मैनोमीटर होता है ये किस काम में आता है, आप इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है। अभी जो है हम इससे संबंधित जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, मैनोमीटर जो है ये मापता है किसको, प्रेशर को। किसको मापता है, प्रेशर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मैनोमीटर जो है वो किसको मेजर करता है, प्रेशर को, दबाव को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, इसका मैंने एक ही ऑप्शन बनाया है, आप इसको याद कर लेंगे। तो देखिए, मैनोमीटर जो है वो किसको मेजर करता है, प्रेशर को, दबाव को। तो मैनोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप इसको मार्क कर लीजिए। देखिए, जो आपके यहाँ पर मैनोमीटर होता है ये आपका हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे जो है ये कार्य करता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे जो है ये कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप एक बीकर लीजिए, या फिर आप किसी समुद्र को मान लीजिए, आप किसी तालाब को मान लीजिए। आप उसके नीचे जैसे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे जो है यहाँ पे गहराई बढ़ेगी, आपने फिजिक्स में आपने जो है
आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा HDG, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। H हाइट है या फिर डेप्थ है, गहराई है, D जो है उस लिक्विड की डेंसिटी है, और G जो है आपका क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मतलब देखिए जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप किसी नदी के नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे क्या होगा, गहराई बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जो भी आपके यहाँ पर सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती है, उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो समुद्र के नीचे जा सके, लेकिन वो भी जो है समुद्र के नीचे एक ज्यादा लिमिट से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो आपकी पनडुब्बी है वो क्या होगी, फट जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैनोमीटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे जो है ये काम करता है, ठीक है। और देखिए हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है देखिए इसके अंदर जो है वो हमने क्या किया है, इसके अंदर जो है वो हमने यहाँ पर पानी भर दिया, ठीक है। हमने जो इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर पानी भर दिया है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करें, अगर आप इस वाले प्लेस पे जो है अगर आप इसके यहाँ पर कंसीडर करें, तो इन सभी प्लेस पे जो है वो क्या होगा, प्रेशर बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे जो है जहां जहां मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का बनाया है, सब पे क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा। तो क्या लिखा गया, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल एंड इट्स वैल्यू इज जस्ट द वेट ऑफ द ओवर फ्लूइड, ठीक है। तो देखिए जो आपको यहाँ पर ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, इसके ऊपर जितना भी आपका यहाँ पर फ्लूइड है उसी का जो यहाँ पर वेट होगा भाई, जो क्या होगा यहाँ पर प्रेशर होगा, है। हम यहाँ पर इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप यहाँ पर ये जानिए कि मैनोमीटर जो है प्रेशर को मेजर करता है, और मैनोमीटर जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे जो है ये कार्य करता है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है टिपिकली सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। देखिए जो आपके पर मैनोमीटर है ये आपका कई तरह का होता है, एक आपका होता है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो इसके अंदर जो है कौन सा फ्लूइड होता है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में जो है आपका वाटर भी हो सकता है, लेकिन इसमें खास तौर पर जो है क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी होता है, पारा होता है, ठीक है। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में जो है कौन सा फ्लूइड होता है, मरकरी होता है, ठीक है। इस चीज को भी जो है आप यहाँ पे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। टिपिकली सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेन मरकरी बिकॉज इट्स हैव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपका ये मैनोमीटर है, जो आपका मैनोमीटर जो कि किसको मेजर करता है, प्रेशर को मेजर करता है, इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, पारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका पारा है उसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, हाई डेंसिटी का ये होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, ठीक है। तो प्रेशर का फार्मूला जो है आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आप इसको याद कर लेंगे। वैसे फोर्स बराबर क्या होता है, F/A होता है। F क्या है, F है फोर्स, A है एरिया, क्षेत्रफल। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो देखिए आरआरबी में क्या है कि सभी क्वेश्चन आपसे टफ नहीं पूछे जाएंगे। इसमें दिक्कत ये है कि देखिए जो भी डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो जो है 70 to 80% वो क्वेश्चन अगर उन्होंने डी फार्मा अच्छे से पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे। बस 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बी फार्मा के सिलेबस से होंगे, और अगर आप उनको भी अगर आप यहाँ पे कर ले जाते तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, मैनोमीटर्स आर यूज टू मेजर। मैनोमीटर्स का जो प्रयोग है, ठीक है, किसको मापने के लिए किया जाता है, प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द डिफरेंस इन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैनोमीटर का जो प्रयोग वो किसके लिए होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। तो चाहे किसी भी तरह का मैनोमीटर हो, उसका काम क्या, उसका काम है दबाव को मेजर करना। तो ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल मैनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि, ठीक है, जो कि जो है यहाँ पर प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं।
फॉर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, देखिए एक आपका इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर होता है, इसके अंदर जो है कौन सा फ्लूइड भरा गया होता है। एक मैंने बताया कि उसमें क्या भरा गया होता है, मरकरी भरा गया होता है, ठीक है। क्यों भरा गया होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, मरकरी की जो है डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, और इसी की वजह से जो है इसको भरा गया होता है। लेकिन एक हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें जो है कौन सा फ्लूइड होता है, इसमें जो है इसमें एयर को जो है वो फिल किया गया होता है, किसको, एयर को जो है यहाँ पर फिल किया गया होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए ये भी है। तो देखिए अगर आप पर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी या फिर एचएपी को छोड़ के अगर आप पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, 100 से 200 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उससे बाहर से जो है कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और इतना काम जो है वो मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ, ठीक है, फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑफ मैनोमीटर इज यूज टू मेजर एक्यूरेसी ऑफ स्मॉल डिफरेंस इफ प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं ये। तो देखिए कई तरह के जो है आपके यहाँ पर मैनोमीटर्स हैं, सबकी जो है कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पर खासियत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैनोमीटर इज यूज टू मेजर एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसका जो काम है वो यहाँ पर एक्यूरेसी को मेजर करना है, मेजर एक्यूरेसी ऑफ स्मॉल डिफरेंस इफ प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक है। तो अगर प्रेशर जो है अगर जो यहाँ पर दबाव है वो अगर यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर यहाँ पर प्रेशर के अंदर थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, उसकी एक्यूरेसी को जो है कौन मेजर करेगा, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर करेगा। कौन करेगा, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर करेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेज टू विस्कस फोर्स इज नोन एज, ठीक है। तो इनर्शियल फोर्सेज और किसका, विस्कस फोर्सेज के अनुपात को क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इनर्शियल फोर्सेज आप लिख लीजिए, इनर्शियल फोर्सेज डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्सेज, ठीक है। विस्कस फोर्सेज, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। चलिए तो देखिए रेनॉल्ड नंबर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे जो है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए तो क्या लिखा गया है, फ्लो इन विच, ऐसा फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और सबका जो है यहाँ पर रैली निकल रहा है। क्या निकल रहा है, यहाँ पर रैली निकल रहा है। ये सारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर सभी स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं, ठीक है। पहली पंक्ति ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है। तो जो ये सारे स्टूडेंट्स हैं अगर ये डिसिप्लिन से चलते हैं, ठीक है, ये जो है बिल्कुल क्या चल रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हैं, ठीक है। ये जो है बिल्कुल क्या चल रहे हैं, डिसिप्लिन से जो है यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लैमिनर फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी फ्लूइड के अंदर जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे लैमिनर फ्लो बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन ए रैंडम मैनर, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स का, अगर स्टूडेंट जो है वो क्या है, डिसिप्लिन में नहीं चल रहे हैं, रैली निकली है, डिसिप्लिन में नहीं चल रहे हैं, कोई इधर भाग जा रहा है, 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 तो क्या होगा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे जो है हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा फ्लो, फ्लूइड का ऐसा फ्लो जिसमें कि सभी पार्टिकल जो हैं एक लाइन में चल रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, लैमिनर फ्लो बोलेंगे, ठीक है। ऐसा फ्लूइड का फ्लो जिसमें जो है जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मैनर में इधर उधर भाग रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होने वाला है, चलिए यहां तक जो है हमारा हो गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इज द मिक्सचर ऑफ लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा फ्लो जिसमें जो है लैमिनर फ्लो भी है और टर्बुलेंट फ्लो भी है। तो स्टूडेंट की रैली निकली है, इसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, वो कहीं भी चल फिर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इसमें 50% अच्छे लोग भी हैं, 50% बुरे भी लोग हैं। तो इस तरह के फ्लो को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल। मतलब ये क्या है, बीच वाला। इसके अंदर ठीक है लैमिनर फ्लो भी हो रहा है, इसके अंदर जो है टर्बुलेंट फ्लो भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्लूइड इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स इन वन लेयर डू नॉट मिक्स विद द फ्लूइड पार्टिकल इन द अदर लेयर इज कॉल्ड। वही बात है, स्टूडेंट की जो है वो यहाँ पर क्या निकली है, रैली निकली हुई है, सबका जो है एक एक लाइन बना दिया गया है। तो देखिए लैमिनर फ्लो में क्या था कि सभी स्टूडेंट जो हैं अपनी लेयर में ही जो है वो चलते जा रहे हैं। ठीक है, इधर का स्टूडेंट इधर नहीं आ रहा है, इधर का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर इधर नहीं आ रहा है। मतलब जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो बोलते हैं। तो क्वेश्चन का जो है बस यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। द फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स इन वन लेयर डू नॉट मिक्स विद द फ्लूइड पार्टिकल इन अदर लेयर इज कॉल्ड एज, या फिर नोन एज लैमिनर फ्लो। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है, जनरली ऑल द फ्लूइड पार्टिकल इन फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका फ्लोइंग फ्लूइड है उसके अंदर जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो सामान्य तौर पे कैसे चलते हैं। ठीक है, क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है, क्या वो अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं, क्या वो इतना संभव हो सके उतने अधिक तेज वेलोसिटी से चलते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए वही आप यहाँ पर एग्जांपल लीजिए कि आपके स्कूल में जो है, आपके कॉलेज में क्या निकली है, रैली निकली है। उसमें अलग अलग जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइन बना दी गई है, लेकिन सभी स्टूडेंट जो है वो एक ही वेग से नहीं चलेंगे, सबकी चाल अलग होगी। ठीक है, कोई भी जो है यहाँ पर कोई डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, कोई यहाँ पे नहीं करेगा, कोई बीच में, और यहाँ पर कोई जो है बीच रास्ते में रुक के आइसक्रीम खाने लगेगा। ठीक है, कुछ खाने लगेगा, समोसा खाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ठीक है सामान्य तौर पे जो आपका फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है, उसके जो भी अलग यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं, कोई धीमे चलेगा, कोई कम चलेगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। Which of the following is responsible for use of mercury in मैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए मैनोमीटर में जो है, ठीक है, यहाँ पर मैनोमीटर्स में जो है मरकरी का जो प्रयोग है वो क्यों होता है, मैंने बता रखा है। इसका पहला जो प्रॉपर्टीज है वो ये कि इसकी डेंसिटी जो है बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और इसके यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से भी जो है, ठीक है, मैनोमीटर्स में जो है वो मरकरी का यूज होता है। तो मैनोमीटर्स क्यों यूज होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए। कौन सा इसके अंदर फ्लूइड जनरली यूज होता है, ठीक है, मरकरी होता है। इन्वर्टेड वाले में एयर यूज होता है। ठीक है, इतना जो है कम से कम आप आज की इस क्लास में सीख गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मरकरी इन मैनोमीटर यूज बिकॉज, ठीक है, देखिए जो आपके पर मैनोमीटर है इसके अंदर जो है मरकरी का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, हाई डेंसिटी वाला होता है। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर कम रहता है, बिल्कुल सही बात है। और ये नॉन इवापोरेटिंग होता है। ठीक है, तो ये जो है तीन प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए। मेन है कि इसकी डेंसिटी अधिक होती है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है, और ये नॉन इवापोरेटिंग होता है, मतलब ये उड़ता नहीं है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे या फिर किसी भी टेम्परेचर पे जो है इसका वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, इसका इवापोरेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीम लाइन फ्लो इज अनदर नेम ऑफ। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो किसे कहते हैं, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया एग्जांपल मैंने दिया वो, ठीक है, डिसिप्लिन में चल रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अपने पर डिसिप्लिन बना है, लाइन बना, उसी में चलो, उसे क्या बोलेंगे, लैमिनर फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो को जो है हम क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक आ गया है, इस चीज को आप यहाँ पे याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, मैंने बताया इनर्शियल फोर्सेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेज का रेशियो क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो क्या है, 2000 से कम है। अगर रेनॉल्ड नंबर का जो अपने पर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू है अगर वो क्या है 2000 से कम है, तो उसमें कौन सा फ्लो होगा, उसमें लैमिनर फ्लो होगा। सारे पार्टिकल जो है डिसिप्लिन से चलेंगे।
अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू जो है वो 2000 से लेके 4000 के बीच में है तो उसमें कौन सा फ्लो होगा, ट्रांजिशनल फ्लो होगा। मतलब कुछ पार्टिकल जो है आपके डिसिप्लिन में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन चलेंगे, कुछ जो है आपके रैंडम चलेंगे। और अगर इसकी वैल्यू जो है 4000 से ऊपर है तो क्या होगा, उसके अंदर जो है टर्बुलेंट फ्लो होगा। उसके अंदर कोई भी पार्टिकल जो होगा वो डिसिप्लिन से नहीं चलेगा, यहां वहां जो है उसकी मर्जी जहां किया वहां वो ठीक है चलेगा। अब यहां से जो है देखिए मैंने कौन कौन से जो है वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं, आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लैमिनर। जो आपके पर फ्लूइड है, जो आपके पर फ्लूइड है उसका जो फ्लो है वो क्या होगा, लैमिनर होगा यदि इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन। तो देखिए रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तभी जो है कौन सा फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा। कौन सा फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा। सभी फ्लूइड के पार्टिकल क्या करेंगे, ठीक है, वो चलेंगे डिसिप्लिन मैनर में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर ऑफ ए लिक्विड इज 10,000। ठीक है, तो यहां पर कोई लिक्विड है उसका रेनॉल्ड नंबर कितना है, 10,000 है। तो ये किस तरह का फ्लो जो है वो प्रदर्शित करेगा, मैंने क्या बताया है, अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से अधिक है तो वो कौन सा ठीक है फ्लो दिखाएगा, टर्बुलेंट फ्लो दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो भी उसके पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम तरीके से चलेंगे, उनके अंदर जो है कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर ऑफ ए फ्लूइड इज लेस देन 1500। तो यहां पर रेनॉल्ड नंबर क्या है, 2000 से कम है, वैल्यू कितनी दी गई है 1500। मतलब इसके अंदर कौन सा फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा। कौन सा फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए जो भी आपके फ्लूइड होते हैं, चाहे लिक्विड हो गया चाहे गैस हो गया, उसको मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेज हैं, आप इनका नाम याद कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कौन कौन से डिवाइसेज हैं, ओरिफिस मीटर, वेंटूरी मीटर, पिटोट ट्यूब, रोटामीटर। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे डिवाइसेज है जिनका जो प्रयोग है वो फ्लूइड के, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर फ्लूइड है उसके फ्लो को मेजर करने के लिए जो है इन डिवाइसेज का यूज होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ओरिफाइसर मीटर का जो प्रयोग है क्या होता है, वेंटूरी मीटर का प्रयोग क्या होता है, पिटोट ट्यूब का क्या प्रयोग है, रोटामीटर का क्या प्रयोग है। सबका एक ही प्रयोग है, मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, मेजरमेंट किसका, फ्लो का। जो भी आपका फ्लूइड है उसका फ्लो कैसे हो रहा है उसका ही क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला यहां पर क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लो मीटर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि फ्लो मीटर नहीं है। मैंने क्या बताया है, सबका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है इस चीज को अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी जो है ओरिफिस मीटर हो गया, पिटोट ट्यूब हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पर रोटामीटर हो गया, ये सभी क्या है, फ्लो को मेजर करने वाले ये सभी हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन का सही आंसर है, ये जो है आपका फ्लोमीटर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर पता चल गई होगी, पोटेंशियोमीटर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए जो भी आपका फ्लो है, ठीक है, लिक्विड का या फिर गैस का, उसको मेजर करने के लिए जो है ये सारे डिवाइसेज हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पिटोट ट्यूब। यहीं से मैंने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया, देखिए क्या लिखा गया है, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो मैंने क्या, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पिटोट ट्यूब लिखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए पिटोट ट्यूब में क्या लिखा गया, प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा मीटर है, मैनोमीटर है। हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मास होगा नहीं, डेंसिटी होगा नहीं, प्रेशर होगा नहीं, वेलोसिटी एट ए पॉइंट। मतलब देखिए जो भी आपका फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब हम यहाँ पर उसके फ्लो को मेजर कर रहे हैं, उसके, ठीक है, उसके यहाँ पर वेलोसिटी को हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो पिटोट ट्यूब जो है वो यहाँ पर किसको मेजर करता है, फ्लूइड के फ्लो को या फिर उसके वेलोसिटी को जो है वो क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बर्नौली थ्योरम। तो देखिए बर्नौली थ्योरम जो है ये आपका फ्लूइड के लिए जो है ये होता है, प्रयोग होता है इसमें कि आपका, ठीक है, आपके यहाँ पर लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो देखिए बर्नौली थ्योरम जो है वो किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम के ऊपर जो है ये आपका आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वेरिएबल हेड मीटर। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिससे कि हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल हेड मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन का सही आंसर है ऑरिफिस मीटर। तो यहाँ पर ऑरिफिस मीटर को जो है हम वेरिएबल हेड मीटर कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप इसको याद करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखिए जो भी आपके फ्लूइड्स है, चाहे गैसेज हो गए चाहे लिक्विड्स हो गए, उनके फ्लो का जो स्टडी है हम उसे कैसे करते हैं, रेनॉल्ड नंबर से करते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या है, 2000 से कम है तो क्या होगा, लैमिनर फ्लो होगा। अगर उसकी वैल्यू जो है 2000 से 4000 के बीच में तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, मतलब उसके अंदर जो है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 4000 से अधिक है तो क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वेरिएबल एरिया मीटर। इसमें से जो है वेरिएबल एरिया मीटर किसको कहते हैं, रोटामीटर को कहते हैं। ठीक है, रोटामीटर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल एरिया मीटर इसे कहते हैं। तो आप इनका नाम भी जो है बस आप यहाँ पे याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैनोमीटर। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि मैनोमीटर का टाइप नहीं है, तो ये है आपका वी ट्यूब। वी ट्यूब नाम का जो है कोई भी क्या होता है, मैनोमीटर नहीं होता है। बाकी आपका पाइजोमीटर हो गया, यू ट्यूब हो गया, सिंगल कॉलम मैनोमीटर हो गया, ये सभी जो है आपके, ठीक है, यहाँ पर मैनोमीटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 2 से जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और देखिए साइज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो भी सब्जियां आती हैं हम उसे क्या करते हैं, कट करते उसे हम छोटा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपके यहाँ पर साइज रिडक्शन, इससे जो है कौन कौन से रूल जो हैं इससे जुड़े हुए, कम से कम आप इन रूल्स का नाम याद रख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, किक लॉ किससे संबंधित है, साइज रिडक्शन से। ठीक है, रिटिंगर लॉ किससे संबंधित है, साइज रिडक्शन से। ग्रिफिथ थ्योरी किससे संबंधित है, साइज रिडक्शन से। बॉन्ड लॉ किससे संबंधित है, साइज रिडक्शन से। तो ये जो है 4 नाम जो है आप यहाँ पे बस याद कर लीजिए। ठीक है, ये नाम जो है आपको याद होने चाहिए, ये नाम जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये चारों नाम, किक लॉ, रेटिंगर लॉ, ग्रिफिथ थ्योरी और बॉन्ड लॉ, ये किससे संबंधित हैं, साइज रिडक्शन से संबंधित हैं। और साइज रिडक्शन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पर टेबल दिखा देता हूँ। ये टेबल आपको रटा हुआ होना चाहिए, वैसे जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा सभी टॉपिक्स को। ठीक है, चलिए पहला है आपका यहाँ पर हैमर में। ठीक है, तो देखिए पर हैमर का मतलब क्या होता है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हथौड़ा। तो अगर आपको किसी चीज को फोड़ना है, तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको किसी जगह रख देंगे और उसके ऊपर जो है आप हथौड़े से क्या करेंगे, उसको, ठीक है, मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है चोट लगना। जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है कार वगैरह का, तो लोग पूछते भी आपके कार पर कितना इम्पैक्ट लग गया, मतलब कितनी ठोकर लग गई। ठीक है, तो जो आपके पास हैमर मिल है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इम्पैक्ट पे काम करता है। बाकी देखिए बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल, ठीक है, किस पे काम करते हैं, इम्पैक्ट प्लस एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब क्या होता है, एट्रीशन का मतलब होता है घर्षण। क्या होता है, घर्षण। देखिए जो आपकी आटा की चक्की जो होती है, ठीक है, आपने आटा की चक्की जो है आपने देखा होगा, या फिर पहले जो है, ठीक है, घरों में जो है आपने, ठीक है, आटा का चक्की आपने देखा होगा, उस पर जो है इस तरह जो है हम यहाँ पे रोटेट करते थे और उसके बाद जो है हमारा गेहूं जो है वो, ठीक है, आटा बन जाता था। ठीक है, तो आपने आटा की चक्की जो है आपने यहाँ पर देखा होगा। इस समय तो वैसे यहाँ पे आटा की चक्की जो है आपको यहाँ पर जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। इस समय जो भी आपको देखने को मिलेगा मोटर वाला देखने को मिलेगा, तो उसका भी जो है प्रिंसिपल वही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पत्थर है, एक पत्थर ये है और यहाँ पर एक पत्थर जो है यहाँ पर ये है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक होता है होल होता है, और यहाँ से जो है हम इसके अंदर क्या डालते हैं, हम यहाँ से गेहूं डालते हैं। ठीक है, तो जब ये गेहूं के पार्टिकल जो है इन दोनों पत्थरों के बीच में आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इन, देखिए जो आपके पर ऊपर वाला पत्थर होता है क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसके रोटेट होने से क्या होगा, एक तरह का घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एट्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हैमर मिल आपका इंपैक्ट प्रिंसिपल पे काम करेगा, बाकी सब बाल मिल हो गया,
फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया, एज रनर मिल हो गया, एंड रनर मिल को छोड़ के बाकी जो भी आपके मिल हैं, ठीक है, हैमर मिल को छोड़ के भी इंपैक्ट और एट्रिशन पे काम करते हैं। कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए फटाफट से जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके लार्ज सब्सटेंस हैं, बड़े बड़े पदार्थ हैं, उनको जो है हम छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, डिमिनुशन बोलते हैं। ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। साइज रिडक्शन के जो है बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि साइज रिडक्शन तो हमने, ठीक है, हमने आपको यहाँ पर बताया ही, ठीक है। अगला इसका नाम है कॉम्बिनेशन या फिर डिमिनुशन, सबका मतलब एक ही होता है, क्या है, ऑल ऑफ द अबव जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब हम, ठीक है, जब हम यहाँ पे लार्ज सब्सटेंस को, बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दे तो उसे क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन या फिर कॉम्बिनेशन या फिर डिमिनुशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। क्या लिखा गया है, व्हेन द मटेरियल इज मोर आर लेस स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है, एंड हिट बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड आर व्हेन द मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक ए स्टेशनरी सरफेस इज नोन एज, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास जो है कोई भी वस्तु है वो जो है यहाँ पर रुकी हुई है या फिर जो है हल्की फुल्की जो है वो क्या कर रही है, चल रही है, और अगर हम इसे बहुत तेजी से आती हुई किसी चीज से जो है अगर हम इस पे क्या कर दे, ठोकर मार दें, उसे क्या बोलेंगे, इंपैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपैक्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अगर कोई चीज जो है, ठीक है, रुकी हुई है या फिर बहुत ही धीमे चल रही है, अगर उसके ऊपर बहुत तेजी से आती हुई किसी चीज का हमला हो जाए, अटैक हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, इंपैक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जो है यहाँ पे मान लीजिए कि कोई जो है यहाँ पर कार जो है वो यहाँ पर रोड पे जो है धीमे धीमे चल रही है, ठीक है, धीमे धीमे जो है वो यहाँ पर चल रही है, और पीछे से जो है बहुत तेज जो है कोई यहाँ पर गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड में, उसने जो है इस कार को यहाँ पर ठोक दिया, इसे क्या बोलेंगे, इंपैक्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, in the material is subjected to pressure as in compression but surface are moving relative to each other resulting in shear forces which break the particle, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर आटा चक्की वाला जो है वो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर 2 पत्थर हैं, ठीक है, और अगर इन दोनों पत्थरों को जो है अगर यहाँ पर घुमाया जाए तो एक तो देखिए कि यहाँ पे जो है इन पत्थरों का वजन बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या पड़ेगा, कंप्रेशन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इसके अंदर फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि जो है ये दोनों क्या हो रहे हैं, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं, इनके अंदर जो है क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, आपेक्षिक गति हो रही है, इसे क्या बोलेंगे, एट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट्रिशन बोलेंगे। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इस चीज को याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन है मोह स्केल, जैसे कि आपने पीएच स्केल का नाम आपने सुना होगा। पीएच स्केल क्या बताता है, कौन सा पदार्थ या फिर कौन सा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, कौन सा क्या है, न्यूट्रल है, कौन सा क्या है, बेसिक है, ठीक है। वैसे ही जो भी हमारे पास मैटर है, पदार्थ है, ठीक है, वो कितना ज्यादा कठोर है। देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, डायमंड होता है, हीरा होता है, ठीक है। तो वैसे ही देखिए जो भी हमारे पास मैटर्स है, पदार्थ है, इनके हार्डनेस को जो है हम मोह स्केल के द्वारा जो है हम उससे मापते हैं, ठीक है। तो मोह स्केल इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर हार्डनेस ऑफ मटेरियल, जो भी आपका मटेरियल है उसके हार्डनेस को जो है हम किस स्केल से मेजर करते हैं, मोह स्केल से जो है हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी कुछ वैल्यू है, आप ये वैल्यू याद रखेंगे। देखिए जो भी आपके यहाँ पर मोह स्केल होता है उसकी रीडिंग कितनी होती है, 1 से लेके 10 तक होती है, ठीक है। अगर आपका रीडिंग 1 से लेके 3 के बीच में आ रहा, ठीक है, अगर आपका रीडिंग जो है 1 से 3 के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा। क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा। अगर उसकी वैल्यू जो है 4 से लेके 7 के बीच में है तो आपका बीच वाला मटेरियल होगा, इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। और अगर आपका वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, 8 से लेके 10 आ रहा है, वो क्या होगा, हार्ड मटेरियल होगा, ठीक है। तो जो भी आपका डायमंड होता है, हीरा होता है, जो कि क्या है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। किस पर, मोह स्केल पे, ठीक है। तो मोह स्केल का जो प्रयोग है, जो इसके यहाँ पर प्रयोग है, क्या होता है, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, कोई पदार्थ कितना ज्यादा कठोर है इसको मापने के लिए जो है वो हम इसका प्रयोग जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है लॉ स्टेट एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वैसे यहाँ पर ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप इसको तैयार करना चाहते तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। किक लॉ, रेटिंगर लॉ और यहाँ पर बॉन्ड लॉ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लॉ है जो कि यहाँ पर ये कहता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया जनरेटेड, ठीक है। तो देखिए जब हमने किसी बड़े पार्टिकल को हमने छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा लॉ जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, कि साइज रिडक्शन के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो ऊर्जा लगेगी, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, न्यू सरफेस एरिया जनरेटेड के। मैं आपको इसको बिल्कुल आसान भाषा में जो है वो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूं। अगर आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, आप चाहते कि बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो इसके लिए जो है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसको जितनी बार तोड़ेंगे, जितनी बार आप, ठीक है, आप उसको यहाँ पर जितनी बार तोड़ेंगे मतलब आपकी एनर्जी ज्यादा खर्चा होगी, ठीक है। तभी जो है सबसे उसका छोटा छोटा पार्टिकल बनेगा, तभी उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, ठीक है। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं रिटिंगर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटिंगर लॉ जो है इस लॉ को हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा कि साइज रिडक्शन करने के लिए किसी बड़े पार्टिकल को बहुत ज्यादा छोटा छोटा करेंगे तभी उसका क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो यहाँ पर एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आप ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तो आपको ज्यादा सरफेस एरिया के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉ स्टेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन। ये भी जो है आपका क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू साइज रिडक्शन रेशियो, ठीक है। तो साइज रिडक्शन रेशियो जो है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर साइज रिडक्शन है, जो उसके लिए पर एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज रिडक्शन रेशियो के। ये जो है कौन सा लॉ जो है हमको बताता है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है हमें किक लॉ बताता है, ठीक है। किक लॉ जो है, ठीक है, किक लॉ जो है वो हमें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो साइज रिडक्शन रेशियो किससे संबंधित है, किक लॉ से, और सरफेस एरिया वाला किससे संबंधित है, रेटिंगर लॉ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉ स्टेट दैट एनर्जी यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्रैक लेंथ। क्रैक लेंथ जो है आपका संबंधित है बॉन्ड लॉ से, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। मोह स्केल इज ए फ्रॉम। तो मोह स्केल में रीडिंग कितनी होती है, 1 से लेकर 10 तक होती है। वैल्यू ऑफ मोह स्केल इज 1 to 3 इट विल बी। मैंने क्या बताया है, मोह स्केल में अगर आपका रीडिंग 1 से लेकर 3 तक है वो क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा। क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला है थ्योरी ऑफ साइज रिडक्शन इज गिवन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। साइज रिडक्शन में जो है आपने 3 लॉ पढ़ा है, किक लॉ, ठीक है, रेटिंगर लॉ और बॉन्ड लॉ। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, लेकिन आप इस चीज को भी जो है यहाँ पर याद कर लीजिए। पेबल मिल इज अनदर नेम ऑफ, ठीक है। तो पेबल मिल जो है किसे कहा जाता है, पेबल मिल जो है किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन का सही आंसर है बाल मिल। तो बाल मिल को जो है पेबल मिल भी कहा जाता है, ये चीज आपके लिए नया हो गया। टम्बलिंग मिल किसे कहा जाता है, देखिए टम्बलिंग मिल भी जो है हम बाल मिल को ही कहते हैं, ठीक है। तो बाल मिल के जो है यहाँ पर 2 नाम हो गए हैं, ठीक है। बाल मिल के जो है यहाँ पर 2 नाम हो गए। पहला है पेबल मिल, ठीक है, बाल मिल आप लिख लीजिए, बाल मिल, इसके 2 नाम हैं। पहला है इसका पेबल मिल, ठीक है, पेबल मिल, और एक इसका नाम है टम्बलिंग मिल, ठीक है। इस चीज को भी जो है आपको याद होना चाहिए। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जो आपने बाल मिल है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जेट मिल इज अनदर नेम ऑफ। तो जेट मिल किसे कहते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल को जेट मिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका बाल मिल हो गया, हैमर मिल हो गया, ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया, एज रनर मिल हो गया, ये किस काम में आते हैं, किस काम में आते हैं, साइज रिडक्शन करने में काम आते हैं। किस काम में आते हैं, ये सारे मिल किस में काम आते हैं, साइज रिडक्शन में काम आते हैं। इस चीज को भी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देगा, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ड्राइंग,
ठीक है, इवापोरेशन, इस तरह जो है कुछ भी जो है क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बाल मिल। ठीक है, बाल मिल जो है वहां पर किस काम में आता है, ठीक है, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ड्राइंग, इवापोरेशन, इस तरह जो है कुछ भी जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर का मतलब क्या है, हथौड़ा, कोई भी चीज रुकी हुई है या फिर धीमे गति से चल रही है, अगर उसके ऊपर जो है फास्ट तेजी से आती हुई कोई चीज हमला कर दे, क्या बोलेंगे, इंपैक्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, बाल मिल हो गया, फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया, किस पे काम करते हैं, इंपैक्ट एट्रिशन पे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फ्लूइड एनर्जी मिल किस पे काम करता है, ऑप्शन नंबर डी, इंपैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, एज रनर मिल जो है किस पे काम करता है, एज रनर मिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज रनर मिल। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक था एंड रनर मिल और एक था एज रनर मिल। ठीक है, एज रनर मिल था। ठीक है, तो यहां पर एक जो है एज रनर मिल जो है इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे काम कर रहा है, इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे जो है ये मिल काम कर रही है। ऑप्शन यहां पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है एज रनर मिल जो है आपका एट्रिशन और इंपैक्ट दोनों पे जो है ये क्या करता है, काम करता है। और क्रशिंग और शेयरिंग पे जो है हमारा एंड रनर मिल काम करता है। क्या करता है, एंड रनर मिल, एंड रनर मिल। ठीक है, देखिए एक आपका होता है कटर मिल होता है, कटर मिल जो है आपका कटिंग पे काम करता है। ठीक है, बिल्कुल नाम से क्लियर है, कटर मिल जो है हमारा कटिंग के प्रिंसिपल पे जो है ये काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड एनर्जी मिल ऑल्सो नोन एज, तो फ्लूइड एनर्जी मिल को और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है पल्वराइजर, माइक्रोनाइजर, जेट मिल। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के अलग अलग नाम हैं, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, सारे नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द एज रनर मिल इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो देखिए एज रनर मिल को जो है हम रोलर स्टोन मिल भी कहते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ से जो भी क्वेश्चंस करेंगे सारे क्वेश्चन जो है हमारे साइज सेपरेशन के। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। क्या होता है सेपरेशन का मतलब, क्या होता है, अलग अलग करना, छांटना। ठीक है, चलिए तो देखिए ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पाउडर का क्लासिफिकेशन जो हमने किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, छन्नी नंबर, सीव नंबर। ठीक है, सीव का मतलब क्या होता है, छन्नी होती है। देखिए आप सभी के घरों में जो है, ठीक है, चाय बनती होगी, आप जो है चाय पीते भी होंगे। चाय बनने के बाद क्या होता है कि आपको जो उसको छन्नी से क्या करना पड़ता है, छानना पड़ता है, ताकि जो भी यहाँ पे चाय पत्ती होती है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ऊपर रह जाएगी, और जो आपके पास चाय होगी वो क्या होगी, आपके ग्लास में जो है, आपके प्याली में जो है यहाँ पर गिर जाएगी। ठीक है, तो देखिए पाउडर का जो है हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। कोर्स का मतलब मोटा, उससे हल्का सा मोटा, मॉडरेटली कोर्स, उससे जो है उससे थोड़ा सा और महीन, मॉडरेटली फाइन, सबसे अंत में फाइन, और सबसे अंत में जो है क्या दिया गया, वेरी फाइन दिया गया है। तो देखिए जो यहाँ पर कोर्स पाउडर होते हैं वो यहाँ पर 10 नंबर की छन्नी से पास कर जाते हैं। थोड़े से उससे कम वाले जो होते हैं, ठीक है, 22 नंबर की छन्नी से पास करते हैं, उससे कम वाले 44, उससे कम वाले 85 से, और उससे कम वाले जो है 120 नंबर के जो है छन्नी से पार करते। तो आप इस छन्नी का नंबर जो है आप यहाँ पे याद कर लीजिए, 10, 22, 44, 85, 120। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, 10, 22, 44, 85, 120। 10 तो कम से कम आपको यहाँ पर याद होगा, उसके बाद 22 का करिए, दोगुना करिए, 44, 85, 120। ठीक है, डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए तो हम यहाँ से क्वेश्चन भी जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी जाली है, जो भी आपके यहाँ पर छन्नी है, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जाली जो होती है उसके अंदर बनी होती है। अगर आप उसके अंदर ध्यान से देखेंगे, छोटा छोटा जो है क्या होता है, जाली बनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आपको यहाँ पर होल्स दिख रहे हैं, छिद्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मेश बोलेंगे। ठीक है, और देखिए 1 इंच के एरिया में जो भी इतने होल्स उसे क्या बोलेंगे, मेश नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो आपका देखिए जो आपके पास स्क्रीनिंग है, जो आपके पास छन्नी है, इसके अंदर जो है
क्लियर स्पेस बिटवीन वायर ऑफ स्क्रीनिंग ओपनिंग। ठीक है, तो इसके बीच का जो है यहाँ पर क्लियर स्पेस कितना, इसके बीच का जो है यहाँ पर क्लियर स्पेस कितना है उसे क्या बोलेंगे, अपर्चर ऑफ स्क्रीन बोलेंगे। ठीक है, और देखिए 2.5 मिलीमीटर में शायद यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था। इसके बीच में जितना भी क्या होता है मेश होता है उसे क्या बोलेंगे, स्क्रीन नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से भी जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, लगा लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो साइज सेपरेशन को और किस नाम से जाना जाता है, सीविंग। सीविंग हो गया, शिफ्टिंग हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए साइज सेपरेशन का जो है 3 मैकेनिज्म है, सबका नाम यहां पर दिया गया है, एजिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव का जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। तो देखिए साइज सेपरेशन में हम बाल मिल थोड़ी यूज करेंगे, बाल मिल जो है हमारा प्रयोग होता है किसमें, साइज रिडक्शन में, न कि साइज सेपरेशन में। बाल मिल जो है आपका किसमें यूज होता है, साइज रिडक्शन में, न कि साइज सेपरेशन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग साइज सेपरेशन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी इनहेंस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप साइज सेपरेशन कर रहे हैं, जब आप आटे को चलनी से चाल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जो आपकी चलनी होती है आप उसको क्या करते हैं, आप उसके अंदर मूवमेंट लाते हैं, इस तरह जो है आप थोड़ा सा करते हैं उसको। ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ के, उसे क्या बोलते हैं, एजिटेशन, हिलाना डुलाना। तो क्या होगा, जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो आसानी से जो हैं वो उनका सेपरेशन होगा। जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, सॉरी जो आपके पास छानने का प्रोसेस है वो क्या होगा, तेजी से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ड्यूरिंग द साइज सेपरेशन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी इनहेंस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। इनहेंस का मतलब क्या होता है, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रशिंग मेथड हैस्टन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, हैस्टन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, हैस्टन का मतलब होता है तेज करना, बढ़ाना। तो ब्रशिंग मेथड हैस्टन द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो देखिए जो आपका ये ब्रशिंग मेथड है, ब्रशिंग मेथड किसका मेथड है, साइज सेपरेशन का। इस चीज को भी जो है आपको याद रखना है, साइज सेपरेशन का मेथड है। ठीक है, तो ये जो है किसके लिए किया जाता है, स्टिकी मटेरियल्स के लिए किया जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो कि क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, आपस में चिपकते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए जो है हम ब्रशिंग मेथड का जो है हम यूज करते हैं साइज सेपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील इज यूज्ड टू इनहेंस द मोशन ऑफ पार्टिकल्स बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड। ठीक है, ब्रशिंग मोड, सेंट्रीफ्यूगल मोड, गाइरेशन मोड या फिर ओसिलेशन मोड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, ठीक है, गाइरेशन मोड। ठीक है, यहाँ पर गाइरेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए फ्लाइंग व्हील का मतलब यही है, यहां पर एक इमेज आनी चाहिए थी, एक बार मैं देख लेता हूं क्यों नहीं आ रही है। देखिए यहां पर फ्लाइंग व्हील का मतलब यही है, देखिए जो आपको यहाँ पर इमेज जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है, ये सारा क्या लगा है, छन्नी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस छन्नी को जो है ये क्या करता है कि इस तरह जो है क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट जो है इसको कराने का काम करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्कस वगैरह में गए होंगे तो वहां पे जो भी क्या होती है, डांसर जो होती है उसने जो है एक यहाँ पर रिंग पहना होता है और वो क्या करती है, उसको यहाँ पर रोटेट करने का काम करती है। ठीक है, तो उससे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गाइरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपके यहाँ पर छन्नी जो होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके यहाँ पर सीविंग मशीन है, तो यहाँ पे क्या करती है कि वो जो है यहाँ पर इस तरह जो है उसको घुमाने का काम करती है। ठीक है, इस तरह जो है थोड़ा सा उसके यहाँ पर घुमाने का जो है पर काम करते, उसे क्या बोलते हैं, गाइरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टिकी मटेरियल गाइरेशन मोड। ठीक है, चलिए तो यहां से आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू ए सिव नंबर 10। तो अगर सारे पार्टिकल्स सिव नंबर 10 से पास हो रहे हैं, मतलब कौन सा पाउडर है, कोर्स पाउडर है। ठीक है, अगर सारे पार्टिकल जो हैं किससे पास हो रहे हैं, ठीक है, 10 नंबर के सिव नंबर से पास हो रहे, तो कौन सा पाउडर है, आपका
ठीक है, यहाँ पर कोर्स पाउडर, उसके बाद 22 44 85, ठीक है, 10 22 44 85, 10 22 44, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, 10 22 44 85 120, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो इसमें क्या पूछा गया है, ए पाउडर्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू द सिव नंबर 22, तो सिव नंबर 22 किस पे आ रहा है, मॉडरेटली फाइन पाउडर पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सिव सेकर, ठीक है। यहाँ पर सेकर का मतलब क्या होता है, हिलाना होता है, ठीक है, सेक करना होता है। द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सिव सेकर, तो मैकेनिकल सिव सेकर जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, मैकेनिकल सिव सेकर जो है हमने आपको दिखाई है बहुत सारे, ठीक है। ये जो है आपका बहुत सारे लेबोरेटरी, ठीक है, बहुत सारे जो है आपके यहाँ पर प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जो है ये चीज लगी रहती है, ठीक है। तो ये आपका चलता है, मोटर चलता है, ठीक है, मोटर इसके अंदर लगी होती है, ठीक है, बिजली से जो है ये आपका क्या होता है, ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, ठीक है, इसमें जो है कौन सा सिद्धांत जो है इसमें कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, एक तो इसमें काम करेगा ऑसिलेशन काम करेगा, और एक इसमें काम का सॉरी इसमें जो है यहाँ पर एक काम करेगा वाइब्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन भी होता है, और इसके अंदर क्या होता है, गायरेशन भी होता है, ठीक है। वाइब्रेशन और गायरेशन प्रिंसिपल पे जो है ये चीज कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डांसर जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, जो कि जो है यहाँ पर रिंग को जो है क्या कर रही है, ठीक है, उसको यहाँ पर रोटेट कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही जो है जो आपका यहाँ पर जाली वाला मशीन जो है, ठीक है, छानने वाला, ठीक है, मैकेनिकल सीवर जो है, ये अपने प्लेटफॉर्म पे जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन भी होता है, और साथ में जो है ये थोड़ा सा जो है अपने अगल बगल जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट भी करता है, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, व्हाट इज सीव नंबर। सीव नंबर क्या है, तो सीव नंबर क्या दिया गया है, तो ये जो है कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ मैसेज इन लेंथ ऑफ 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच एरिया में, 1 इंच एरिया में जो है जितने भी मैसेज हैं, जितने भी होल्स हैं, 1 इंच एरिया में जो है जितने भी होल्स हैं, जैसे कि अगर आपका ये 1 इंच का एरिया है तो इसमें जितने भी होल्स हैं क्या कहलाएंगे, मेश नंबर कहलाएंगे, सॉरी सीव नंबर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन का जो है सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो है मेथड कौन सा है, सीव सेकर है, ठीक है। यहाँ पर सीव का मतलब क्या होता है, छन्नी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, ठीक है, ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो है अलग अलग पार्टिकल साइज का हमारे पास मिक्सचर है, हमें जो है सभी पार्टिकल्स को अलग अलग करना है, उसमें क्या बोलेंगे, साइज सेपरेशन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, साइज सेपरेशन को और किस नाम से जाना जाता है, इसे शिफ्टिंग कहा जाता है, क्लासिफाइंग कहा जाता है, स्क्रीनिंग कहा जाता है, और सीविंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण करना, सबको अलग अलग करना। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, जांचना, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीनिंग का मतलब ये भी कि सबको जो है इसी को जो है साइज सेपरेशन कहा जाता है। तो ये सारे जो है आपके क्या है, साइज सेपरेशन के अलग अलग नाम है, क्या, शिफ्टिंग, क्लासिफाइंग, ठीक है, क्लासिफाइंग हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, सीविंग हो गया, सभी क्या है, साइज सेपरेशन के अलग अलग नाम है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू सीव नंबर 85, ठीक है। तो ऐसा पाउडर जिसके कि सभी पार्टिकल जो हैं 85 नंबर के छन्नी से जो हैं क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या था, 10 22, ठीक है, 10 22 44 85 120, मतलब क्या होगा, वेरी फाइन के जस्ट ऊपर क्या था, मॉडरेटली फाइन पाउडर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला पूछा गया कि नॉमिनल साइज अपर्चर क्या है, ठीक है। नॉमिनल साइज अपर्चर क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, और क्वेश्चन का सही आंसर है डिस्टेंस बिटवीन द वायर, ठीक है, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द वायर, ठीक है। तो देखिए, जो भी आपका यहाँ पर सीव है, जो भी आपकी छन्नी है, इसके दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस, उससे क्या बोलेंगे, नॉमिनल साइज अपर्चर बोलेंगे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू सीव नंबर 122। तो सारे जो आपके पार्टिकल्स हैं 120 नंबर की सीव से जो है क्या हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। मतलब कौन सा पाउडर है, वेरी फाइन पाउडर है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10, 22, 44, 85, 120 ये 5 चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन का इसमें से कौन सा जो है मैकेनिज्म नहीं है। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन, कटिंग। कटिंग में क्या होता है, काटना होता है, चीजों को छोटा छोटा तोड़ना होता है। किसका मेथड है, साइज रिडक्शन का मेथड है ये। किसका है, साइज रिडक्शन का। क्वेश्चन क्या पूछा है, साइज सेपरेशन, लेकिन है ये साइज रिडक्शन का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर हीट ट्रांसफर यानी कि उष्मा स्थानांतरण से जो है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी आप बर्तन को गर्म करते हैं, जब भी आप क्या करते हैं, बर्तन को गर्म करते हैं, उसके अंदर जो है आप क्या कर रहे हैं, पानी को गरमा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। नीचे से जो है आपने क्या दिया है, उष्मा दिया है, हीट जो है आपने दिया है। उष्मा क्या है, हीट क्या, एक तरह की एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी जो है पानी के जो देखिए जो आपके पास पतीला है, जो आपके पास भगोना है, ठीक है, उसके नीचे वाले जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, सबसे नीचे। तो उनको सबसे पहले एनर्जी मिलेगी और उनको जैसे ही एनर्जी मिली, उनको जैसे ही हीट मिली, वो भागेंगे जस्ट ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर का जो यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा वो आ जाएगा नीचे। वैसे ही तुरंत उसको एनर्जी मिलेगी, वो भी क्या करेगा, भागेगा ऊपर, और जस्ट उसके ऊपर वाला जो है वो मॉलिक्यूल उसके नीचे आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कन्वेक्शन। अब देखिए जो आपका ये पतीला है उसका हैंडल जो है यहाँ पे कुछ क्या बना होगा, लोहे का बना होगा। इसके बाद इसमें क्या लगा होगा, प्लास्टिक, या फिर यहाँ पे क्या लगा होगा, लकड़ी लगा होगा। ठीक है, तो जो आपका पर लोहे का या फिर जो भी आपके पर एल्युमिनियम का जो आपके पर डंडी है, ये भी जो है कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये किससे गर्म होगी, कंडक्शन से गर्म होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपका यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि जो भी आपका यहाँ पर पेन है वो चाहे लोहे का बना हो, चाहे क्या बना हो, एल्युमिनियम का बना हो। ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है अपने जगह पे बने रहेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, हीट को जो है आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका पहला मॉलिक्यूल है, इसने लिया। ठीक है, इसने यहाँ से हीट लिया। ठीक है, और उसके बाद इसने ट्रांसफर किया अगले वाले को, अगले वाले ने ट्रांसफर किया अगले वाले को, अगले वाले ने ट्रांसफर किया अगले वाले को। इस तरह करके जो है आपका हीट का ट्रांसफर हो गया आगे तक। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, और क्या है, तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, इसमें जो है बीच का जो आपका पास माध्यम है वो हीट नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए अगर आप सर्दियों में आग सेकते हैं, आप आग से दूर बैठे हुए, लेकिन फिर भी जो है आपका जो पर हाथ होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर जो है इन्हीं 3 मेथड से हो सकता है। पहला है आपका कॉन्वेक्शन, ठीक है, सेकंड है आपका कंडक्शन, ठीक है, और तीसरा है आपका रेडिएशन। ठीक है, तो सूरज से पृथ्वी पर जो है जो भी आपकी धूप है, किरणें आती हैं, वो किस मेथड से आती हैं, रेडिएशन मेथड से आती हैं, क्योंकि इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप यहां पर एक बंदे का नाम याद रखेंगे, वो है आपका फूरियर। ठीक है, फूरियर, आप इनको याद कर लीजिए। देखिए फूरियर लॉ जो है वो किससे संबंधित है, हीट ट्रांसफर से संबंधित है। किससे संबंधित है, हीट ट्रांसफर से संबंधित है। फूरियर लॉ किससे संबंधित है, हीट ट्रांसफर से। पहला तो ये पॉइंट याद रखिए। और किस टाइप के हीट ट्रांसफर से संबंधित है, कंडक्शन, कंडक्शन वाले से जो है ये संबंधित है। ठीक है, फूरियर लॉ, द लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज फूरियर लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम जो है बस कम से कम याद कर लीजिए। चलिए तो देखिए फूरियर लॉ क्या कहता है, तो देखिए फूरियर लॉ का कहना यह है कि जो हीट ट्रांसफर का रेट है, हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपके पास प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। मतलब टेम्परेचर के अंदर जो है कितना अंतर है अक्रॉस द लेयर एंड द हीट ट्रांसफर एरिया। मतलब देखिए एरिया जितना ज्यादा होगा उसका हीट ट्रांसफर जो है उतना तेजी से होगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, तो फूरियर लॉ इज एप्लीकेबल टू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट फ्लो। मैंने क्या बताया है, कंडक्शन। कंडक्शन के लिए जो है ये आपका क्या है, वैलिड है। कंडक्शन में क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है। चलिए
इन द माइक्रोवेव ओवन द हीट फ्लो इन वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर ओवन हो गया, इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी हीट है वो रेडिएशन फॉर्म में जो है वो क्या करती है, फ्लो होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन फ्लूइड इज हीटेड, जब फ्लूइड को गर्म किया जाता है, करंट सेटअप में कॉज मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, सच हीट ट्रांसफर इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जैसे कि मैंने क्या बताया है, जब आप पतीले में पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें यह कि जो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो सबसे नीचे होगा, बिल्कुल गैस के आंच के संपर्क में होगा। वो मॉलिक्यूल जैसे ही एनर्जी पाएगा भाग आएगा ऊपर, उसके ऊपर का जो होगा मॉलिक्यूल होगा वो आएगा नीचे। तो इस तरह करते करते क्या होगा कि इसके अंदर जो है एक यहाँ पर करंट का फ्लो बन जाएगा, यहाँ पर बिजली वाला करंट नहीं, मतलब एक तरह का जो है यहाँ पर एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, फ्लूइड की मिक्सिंग हो जाएगी, मतलब पूरा फ्लूइड जो है आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे कन्वेक्शन बोलेंगे इसको, इसे हम कन्वेक्शन बोलेंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ पर सही कर लेते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए द कॉमन सोर्स ऑफ हीट फॉर इवापोरेटर, वैसे तो आपका ये अगले चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जो भी हमारे यहाँ पर इवापोरेटर होते हैं इसमें जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं किसको, स्टीम को, भाप को। देखिए भाप जो होता है, भाप से जो है लोग आग से भी ज्यादा जलते हैं, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो जो भी आपके यहाँ पर इवापोरेटर होते हैं इसमें जो है हम भाप का प्रयोग करते हैं, स्टीम का जो है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर रेडिएशन है ये जो है आपके यहाँ पर बॉडी के टाइप पे, उसके टेम्परेचर पे, उसके सरफेस पे भी जो है आपके, ठीक है, क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ द अबव का जो आपके पर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पर रेडिएशन है वो आपके यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर पे, उसके नेचर पे, उसके टाइप ऑफ सरफेस पे, सब पे डिपेंड करता है। चलिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है किसके लिए वैलिड है, रेडिएशन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। रेडिएशन के लिए जो है आपका क्या होता है, वैलिड होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, सबसे कम है, किसमें होगी, ठीक है, लकड़ी में होगी। लकड़ी में जो है वो उष्मा का प्रवाह जो है जल्दी नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है। वुड जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, तो देखिए जो भी आपका हीट ट्रांसफर होता है ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ फॉलो करता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का, वो यहाँ पर ये कहता है कि जो भी आपका टेम्परेचर है वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर आपके पास लोहे का क्या है, रॉड है, आप इसको आग के संपर्क में क्या करिए, रखिए, ठीक है, आग के संपर्क में जो है आप इसको रखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हीट होगा, उसके बाद जो उष्मा जो है आपकी यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, T2 है, यहाँ पर T1 है, तो T2 का टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा अधिक होगा, और जो आपकी हीट है वो हमेशा T2 से T1 की तरफ जाएगी, न कि T1 से T2 की तरफ जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्या पूछा गया कि ए बॉडी हुज एब्सॉर्बिटिविटी इज कांस्टेंट एट ऑल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सही आंसर है ग्रे बॉडी। से क्या बोलते हैं, जो है हम ग्रे बॉडी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर के रेट को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। देखिए वाट में क्या होता है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। W क्या है, कार्य है, वर्क है, ऊर्जा है, ठीक है, ठीक है। तो ऊर्जा बटे क्या होगा, समय होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, रेट लिखा है, इसके क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ हॉट बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल इट इज रेफर्ड टू एज हीट ट्रांसफर बाय, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये कन्वेक्शन था, कन्वेक्शन में क्या था कि जो भी आपके यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो क्या करें, सच में जो है उनका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाले पार्टिकल्स को मिली एनर्जी, ये जो है आपका, ठीक है, आगे भाग के आगे ऊपर आ गया, इसके जस्ट ऊपर वाला जो है इसके क्या आ गया, नीचे आ गया। तो इस तरह का जो यहाँ पर, ठीक है, जो इस तरह का हीट ट्रांसफर का मेथड से क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कन्वेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर भी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। कंडक्शन में जो है आपके वैसे पार्टिकल्स रुके रहते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज टेक प्लेस बाय, ठीक है। तो देखिए लिक्विड और गैसेज में जो है हीट ट्रांसफर जो है किस मेथड से होता है, कन्वेक्शन मेथड से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू ए मेटल वॉल इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द मेटल वॉल, ठीक है। तो जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वहां से हीट का कंडक्शन जो है और तेजी से होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रेडिएट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर। तो देखिए ब्लैक बॉडी यानी कि काली वस्तु जो है ऐसी चीज है जो कि जो है सबसे ज्यादा उष्मा को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और सबसे ज्यादा उष्मा को जो है ये रेडिएट भी करेगी, अपने अंदर से जो है इसको निकाल के बाहर फेंकेगी एनर्जी को, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी जो है सबसे ज्यादा एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, इसलिए बोलते हैं कि आपको गर्मियों में जो है आपको सफेद कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े जो है आपको पहनने चाहिए। अब इसके बाद जो है हमारे पर अगला चैप्टर इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन। देखिए क्या होता है कि जो भी हमारे नदी तालाब हैं वो गर्मियों में क्या होते हैं, सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि पानी का जो है वो क्या होता रहता है, इवापोरेशन होता रहता है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन उतने तेजी से होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी नदी तालाब तेजी से सूखेंगे, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि यहाँ पर इवापोरेशन के रेट को, दर को प्रभावित नहीं करता है, वो है आपका डेप्थ ऑफ द लिक्विड। देखिए अगर आपके गांव में नदी तालाब है, ठीक है, तो उसकी गहराई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है ये चीज जो है यहाँ पर इवापोरेशन को प्रभावित नहीं करेगी। इवापोरेशन जो है अपना होता रहेगा, चाहे आपकी नदी की गहराई जो है चाहे कितनी भी हो, वहां से जो है पानी जो है भाप बन के उड़ता रहेगा, ठीक है। बाकी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो भाई यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहां पे जो है यहाँ पे फटाफट से इवापोरेशन होगा। अगर वहां की एयर में क्या है, थोड़ी सी नमी है, तो वहां पर क्या होगा, इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका यहाँ पर लिक्विड उसका सरफेस कैसा है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पर धूल मट्टी जमी है, कुछ यहाँ पर ठीक है रखा हुआ है या फिर नहीं रखा हुआ है, या फिर तो है आपका किस टाइप का लिक्विड, इस पे भी जो है ये चीज क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन इसके डेप्थ यानी कि गहराई पे जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए सोर्स ऑफ हीट इन मोस्ट ऑफ द इवापोरेटर। तो देखिए मैंने क्या बता रखा है, इसमें जो है हम इस्तेमाल करते हैं स्टीम यानी कि भाप का, ठीक है। चलिए हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव, ये सारे मटेरियल होते हैं। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड द इवापोरेशन विल बी फास्ट, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास नदी तालाब है जिसका एरिया सिर्फ इतना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इवापोरेशन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है। और यहाँ पर एक क्या है, नदी तालाब है, इसका क्या, इसका एरिया पूरा इतना बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इवापोरेशन तेजी से होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर इज ऑल्सो नोन एज। तो आप यहां से बस नाम जो है आप यहाँ पे याद कर लीजिए, इसे जो है शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर भी कहा जाता है। 83 का जो है आपका यहाँ पर सी सही है। व्हेन द फीड इज हाई विस्कोसिटी फॉलोइंग इवापोरेटर शुड बी यूज, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके पास यहाँ पर मटेरियल अगर वो क्या है बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर, ठीक है। चलिए इवापोरेटर्स देखिए क्या इसमें क्या लिखा गया, इवापोरेशन अकर्स ओनली। तो वाष्पोत्सर्जन कब होता है, तो ये हमेशा होता रहता है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो बहुत तेजी से इवापोरेशन होगा, और अगर कम होगा तो धीरे से होगा, लेकिन ये होता रहेगा, ठीक है। एट सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे जो है ये होता रहता है, ठीक है। अब जो है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्टिलेशन से कर लेते हैं। देखिए डिस्टिलेशन के बारे में जो है आपने हाई स्कूल में 7वीं 8वीं क्लास में जो है आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, लिक्विड है, आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। उसके बाद किस में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। इसके अंदर जो है ठंडा पानी यहाँ से आता रहता है, ठंडा पानी यहाँ से निकलता रहता है। तो जो भी आपका यहाँ पर भाप था, वेपर था, वो क्या बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जो है हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो भी आपका डिस्टिलेट होता है, प्रोडक्ट होता है, उसे हम किसमें इकट्ठा करते हैं, रिसीवर में इकट्ठा करते हैं, ठीक है।
डिफरेंशियल डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको जानते हैं सिंपल डिस्टिलेशन को डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि डिस्टिलेशन की एक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो देखिए डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम किसी चीज को गर्म करते हैं, वो चीज भाप बन जाती है, फिर हम उस चीज को ठंडा कर देते हैं, कंडेंसेशन कर देते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण होना जो है डिस्टिलेशन का कोई भी स्टेप नहीं है। रेक्टिफिकेशन जो है किसका दूसरा नाम है, तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जो है रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिक्विड का मिक्सचर जिसका कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ऐसा मिक्सचर, ऐसा लिक्विड का मिक्सचर जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, एक ही होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिलेशन प्राइमरली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिल वाटर, तो देखिए डिस्टिल वाटर के लिए या फिर वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए कौन सा डिस्टिलेशन यूज होता है, सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एज प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय, ठीक है, सप्लाइंग हीट। तो देखिए अगर आपके पास कोई मिक्सचर जिसमें जो है अलग अलग दो लिक्विड मिले हैं तो आप उनको डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल फॉर डिस्टिलेशन, तो देखिए डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो भी आपका लिक्विड होता है उसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूज फॉर सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड, तो देखिए ऐसे लिक्विड जो कि आपस में क्या है मिले हुए हैं उनको अलग करने के लिए जो है आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो है वो प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज आल्सो नोन एज, तो देखिए मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को जो है इवापोरेटिव डिस्टिलेशन या फिर शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। चलिए, डिस्टिलेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, तो देखिए जो भी हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है इसमें जो है दो चीजें होती हैं, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। सबसे पहले जो है हमारे पास जो भी लिक्विड है हम उसको गर्म करेंगे, हम उसको उबालेंगे ताकि वो क्या बन जाए, भाप बन जाए। उसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे कंडेंसर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए मेथड दैट इज मेनली यूज्ड इन सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर क्रूड ऑयल होते हैं इनको अलग अलग करने के लिए जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन का जो है पहला स्टेप क्या है, तो देखिए डिस्टिलेशन में जो है सबसे पहले प्रोसेस होता है कि जो भी हमारे पास लिक्विड है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे ताकि जो है वो भाप बन जाए। ठीक है, तो टोटल जो है हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इसमें 6 चैप्टर और बाकी है, सॉरी 5 चैप्टर जो है इसमें यहाँ पे और बाकी है, उससे भी जो है हम करीब 80 से 100 क्वेश्चन जो है वो हम कर लेंगे। तो इसके बाद जो है आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।